हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका लोकान क्लासेस में। मैं हूं लोकेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो इस फिनोमिनन को या इस चीज को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि यूनिट और मेजरमेंट किस लिए जरूरी हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो आप अब समझ भी गए होंगे कि हमें यूनिट्स की जरूरत किन क्वांटिटीज के लिए पड़ती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। अब फिजिकल क्वांटिटीज तीन तरह की होती हैं। पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, और तीसरी होती है सप्लीमेंट्री। तो बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। जब हम इन्हें मेजर करते हैं तो हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सेकेंडली, डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव की जाती हैं। दे आर derived from fundamental quantities. Thirdly, supplementary quantities, इनमें हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल लेते हैं। प्लेन एंगल आपका 2 डायमेंशन में होता है और सॉलिड एंगल आपका 3 डायमेंशनल में होता है। तो बच्चों, ये था डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल 7 हैं। पहली है मास, दूसरी लेंथ, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ इज amount of substance, and seventh is luminous intensity. So mass is your m, length, mass is in kilogram, length is in meter, time in second, temperature we measure in Kelvin, electric current in ampere, amount of substance in mole, and luminous intensity in candela. So kilogram, meter, second, Kelvin, ampere, mole and candela. मास को हम किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से
मेजर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज को बताने के लिए हमें कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाना पड़ेगा। तो सपोज व्हाट इज वेलोसिटी? You all know velocity is the displacement upon time. So displacement, the length is measured in meter and time is measured in second. तो इसे हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। Similarly, if we take area, that is length into breadth. Now length is measured in meter and breadth is also measured in meter. So it is meter square. Density is mass per unit volume. So mass is measured in kilogram and volume in meter cube. So these are the derived quantities. Supplementary quantities मैंने आपको पहले ही बता दी हैं. Now we will discuss about the method of measurement. तो method of measurement दो तरह के होते हैं. एक तो होता है direct method. डायरेक्ट मेथड जैसे हम सिंपली स्केल या इंची टेप से लेंथ को मेजर कर लेते हैं. एंड इनडायरेक्ट मेथड, indirect method is one in which we use formulas or trigonometry etc. तो ऐसे मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं. अब एक इम्पॉर्टेंट अब हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में जानना हमें बेहद ही जरूरी है. तो एक्यूरेसी इन मेजरमेंट and what is precision in measurement. एक्यूरेसी वो होती है कि जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो वो जो क्वांटिटी हमारी आ रही है वो उसकी ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है. तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस with the true value. जो उस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू है हमारी मेजरमेंट के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो उस क्वांटिटी के कितना नजदीक है. प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस ये है कि प्रिसीजन ये होता है कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए टाइम एंड अगेन कई बार मेजर करते हैं तो वो जो रिजल्ट्स हैं उनमें क्लोजनेस कितनी है, दैट इज क्लोजनेस ऑफ सेट वैल्यूज so obtained. सपोज मेरे पास एक ट्रू वैल्यू है 5.6 और मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता हूं और मेरे पास रिजल्ट आता है 4.9, 4.8, 4.7, 4.8, then it is the precise value and ये चाहे ट्रू वैल्यू से बहुत ही ज्यादा डिफर करती है लेकिन यह प्रिसीजन में ज्यादा है. अब हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम जो हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए. देयर आर 4 सिस्टम यूज्ड फॉर मेजरमेंट. फर्स्ट इज CGS, second is FPS, third is
MKS, और इन तीनों के बाद एक ऐसा सिस्टम हम लाए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, एंड दैट इज कॉल्ड SI यूनिट्स। तो CGS में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, FPS में फुट, पाउंड एंड सेकेंड, MKS में मीटर, kilogram and second. So SI unit is the most close to the MKS system, and it may be treated as the modified type of MKS system. ये तो हमने अभी बात कर ली है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो देयर इज ए चांस ऑफ एरर। तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन के कारण, ड्यू टू रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सपोज मेरे पास एक स्केल है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, उसमें हम 1.1 मेजर कर सकते हैं और 1.2 मेजर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट measure 1.15 with accuracy. That is why, because the least count of that instrument has not permitted me to measure 1.15. Second is instrumental error. इस एरर को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लूंगा वर्नियर कैलिपर्स का, जिसमें 2 जीरोस होते हैं और तभी हम मेजर एग्जैक्ट कर सकते हैं जब ये 2 जीरो कोइंसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट जिसमें भी ये 2 जीरो कोइंसाइड नहीं होते हैं तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंटल एरर आती है और हमें जीरो एरर उसमें देखने को मिलती है। देन कम्स ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर इज ड्यू टू अस पीपल, that is due to carelessness of the observer। तो ये जो एरर होती है ये ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस के कारण होती है। इसके बाद आती है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सॉरी, तो एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी रिपीटेड वैल्यूज लेते हैं और उनका एक एवरेज निकाल लेते हैं, जिसे कि हम मीन भी कहते हैं। दैट इज अवर एब्सोल्यूट एरर। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है और ये हमें अच्छी तरह आना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्यूरेटली और बिल्कुल तरीके से अटेंड कर सकें। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं, मैं उनको आपको बताता हूं। पहला, ऑल नॉन जीरो digits are significant। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। सेकेंड रूल,
all zeros between significant digits are significant. मतलब कि अगर कोई दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं या कोई दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो उनके बीच में कोई जीरोस आती हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल 4002, इसमें अगर हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हो तो हमारे पास ये है, क्योंकि ये दो जीरोस इन दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट है। थर्ड रूल, ending zero are significant. ध्यान से सुनना, ending zeros are significant. तो ending zero कब significant होती हैं? When they come after decimal, when they come after decimal and are at the end. तो बच्चों मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, एक है 420 और एक है 4.20। तो इसमें पहले वाला जो है इसमें हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं ये दो, और सेकंड वाले में जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं तीन। क्योंकि ये रूल हमें ये कह रहा है कि एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट if they come after decimal at the end। इसमें कोई डेसिमल नहीं है तो ये जीरो जो है वो मेरी सिग्निफिकेंट नहीं है। तीन रूल। अब चौथा रूल क्या है? चौथा रूल ये कह रहा है कि इनिशियल जीरो इज इनसिग्निफिकेंट। जो आपका स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है वो इनसिग्निफिकेंट है। जो स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है वो इनसिग्निफिकेंट है। देन पावर ऑफ 10 is insignificant। जो पावर ऑफ 10 होती है वो इनसिग्निफिकेंट होती है। नेक्स्ट बट द लास्ट इज प्योर नंबर और कांस्टेंट्स। They have infinite significant figures। अभी मैंने आपको बताया था पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट, बट नाउ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें अब आप काउंट करेंगे वो हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे। दिस विल हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब हम ये देखेंगे कि जब हम अलजेब्रिक सम्स करते हैं तो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, the result
should have same number of significant figures in accordance with the quantity having least number of significant figures. सपोज मैं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करता हूं, एक क्वांटिटी में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और एक क्वांटिटी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जो मेरा रिजल्ट होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर 3 होना चाहिए. On the other hand, in case of addition and subtraction, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल, मतलब जिस क्वांटिटी में डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही फिगर हमारे रिजल्ट में होने चाहिए. तो बच्चों ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में. अब मैं डिस्कस कर लेता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में. तो अभी हमने देखी थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. मास, length, time, then electric current, then your mass, length, time, electric current, temperature, amount of substance, and the last was luminous intensity. तो बच्चों इसका डायमेंशन होता है कैपिटल M, इसका डायमेंशन होता है कैपिटल L, इसका डायमेंशन होता है कैपिटल T, इसका डायमेंशन होता है कैपिटल A, सॉरी इसका डायमेंशन टेम्परेचर का डायमेंशन होता है कैपिटल K केल्विन. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका डायमेंशन होता है N और इसका डायमेंशन होता है J. तो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हमें उस क्वांटिटी का फार्मूला भी आना चाहिए. सपोज मुझे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मीटर इज L एंड सेकंड स्क्वायर T. अब ये T विल बी -2. तो इस तरह हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं अगर हमें उस क्वांटिटी का फार्मूला भी पता हो. तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से ध्यान से सुना होगा और सभी को अच्छी तरह समझा होगा. तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें ताकि वो भी अच्छे मार्क्स पा सकें. धन्यवाद.